थैंक यू अली साहब। देखिए रूल क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो कोई बिल पास करती हैं तो वो सदर साहब के पास असेंट के लिए यानी अप्रूवल के लिए जाता है। वो सिग्नेचर कर दें अगर तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अगर वो सिग्नेचर ना करें, उनको बिल से कोई इख्तलाफात हों, तो वो बिल साइन किए बगैर या अपने कमेंट्स के बगैर वो बिल वापस कह देते हैं कि मुझे इसके साथ इख्तलाफ है, मैं इसको साइन नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेशनल असेंबली और सेनेट जो है उनका एक जॉइंट सेशन कॉल करना पड़ता है और उसमें दोबारा उस बिल को अप्रूव करते हैं। जब वो बिल दोबारा अप्रूव हो जाए अगर जॉइंट सेशन में, तो वो वापस सदर साहब के साथ के पास जाता है उनकी 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 मंजूरी के लिए, और उस वक्त सदर साहब के पास 10 दिन होते हैं, और अगर वो 10 दिन में मंजूर कर दें, साइन कर दें, तो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अगर वो ना भी करें तो फिर भी बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ है? इस केस में ये हुआ है कि एक दफा नेशनल असेंबली और सेनेट ने बिल को पास किया 8 अगस्त को, और वो बिल सदर साहब के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। अब सदर साहब ने उसको साइन करना था, अगर वो साइन कर देते तो वो मंजूर हो जाता। अब हुआ ये कि 9 अगस्त को नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद। सो विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, देयर वाज नो नेशनल असेंबली। तो सदर साहब ने वो बिल जो था अपने स्टाफ को वापस किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बिल से इख्तलाफात हैं और आप ये बिल वापस भिजवा दीजिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, ताकि उनको पता चले कि ये बिल वापस आ गया है। अब उनके स्टाफ ने, सदर साहब ने 3 या 4 दफा इंक्वायर किया कि आपने वो बिल वापस कर दिया है, तो स्टाफ ने कहा जी हमने कर दिया है। उसके बाद सदर साहब को टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन की स्क्रीन से पता चला कि कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है पीटीआई के कारकुनान की तरफ से कि सदर साहब अभी तक क्यों बिल के ऊपर बैठे हुए हैं और वो उसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने स्टाफ से पूछा कि आप मुझे बताइए कि बिल कहाँ है, आपने वापस भेजा है या कि नहीं। तो उस वक्त फिर स्टाफ ने रिएट्रेट किया जी कि हम बिल को वापस भेज चुके हुए हैं और ये जो है ये ऐसे ही कंजेक्चरिंग हो रही है और इसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन जब ये बिल, इसका नोटिफिकेशन जो था, गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ 18 को, तो सदर साहब को पता चला कि उनके स्टाफ ने उनके साथ झूठ बोला है, उनके साथ दगा किया है और उनको असल बात नहीं बताई। और जो भी मुहर्रकात थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, किसका प्रेशर था, कहां से प्रेशर था, क्यों उन्होंने नहीं भेजा। तो लाजमी बात है कि स्टाफ ने हुक्म अदूली भी की, झूठ भी बोला और बहुत सारे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो क्लॉजेस आती हैं उनसे भी इनहराफ किया। कंसेक्वेंटली सदर साहब ने ट्वीट जो है वो कल किया और उसके बाद आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी को जो है वो मतलब टर्मिनेट कर दिया उसकी सर्विसेज को, और एक नए सेक्रेटरी के दाफ के लिए उन्होंने किसी का नाम भेजा है। आई थिंक हुमैरा एक हैं, ब्यूरोक्रेट हैं ग्रेड 22 की, उनको कहा है कि उनको मेरे सेक्रेटरी के तौर के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये है सारी बात का। अब यहाँ मैं कहता हूं कि जो आप हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो बड़ी आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये यहाँ कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एट प्ले है, किन फोर्सेस की वजह से ये जो ऐसे हुआ है। और उसके बाद उसका जो शाखसाना है अली, वो ये है कि उसके फौरन बाद वो बिल जो उसका गैजेट नोटिफिकेशन के फौरन बाद वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया साइफर के केस में ही और नए लॉ के तहत, और खान साहब की भी अरेस्ट जो है वो डाल दी गई है। दैट मींस ही टू इज अंडर अरेस्ट on the basis of this amended bill or amended law, which actually is a fraudulent move. It is not a law. By no stretch of constitutional sort of writ can it be termed as a law. So अब देखते हैं कि सदर साहब अगला स्टेप क्या लेते हैं। पीटीआई इन द मीनवाइल हमने डिसाइड किया है कि सदर साहब इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं, ये बता नहीं, सदर साहब क्यों इस्तीफा देंगे? प्रेशर में नहीं आ जाएंगे जो आप कह रहे हैं कि जहां से प्रेशर उनके स्टाफ को आया, अगर वहीं से प्रेशर सदर साहब को आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? अब सदर साहब विथस्टैंड करेंगे। सदर साहब ने विथस्टैंड किया। आज जो उन्होंने स्टेप्स लिए ये इंडिकेशन है इस चीज की कि वो एक स्टैंड ले रहे हैं और वो इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। इन द मीनवाइल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है आज अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं इस सारे केस को, तो हम भी कल या परसों हमारी पिटिशन भी मूव हो जाएगी। सो ये मामला जो है ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, और इंसान जब भी सोचता है, लिखता भी रहता है सारा कुछ, और हमें एहसास था कि जी यहाँ बहुत मसाइल हैं, लेकिन अली यकीन जानिए कि मेरे जैसे शख्स को भी ये एहसास नहीं था कि मामला इस हद तक बिगड़ चुके हुए हैं कि एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को, आप रूल ऑफ लॉ को, आप जस्टिस को, आप सच और झूठ की ये सब तमीजें खत्म कर देंगे, और आप अपना जो नैरेटिव है, जो अपना आपका एक एजेंडा है, उसको परपेचुएट करने के लिए आप प्रेसिडेंसी के साथ, प्रेसिडेंट हु इज नंबर 1 part of the parliament, sir. Number 2, वो फेडरेशन की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, और तीसरा ये ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। ये 3 हैं उनके सदर साहब के रुतबे। उसके बावजूद उनके साथ जो ये हुआ है वो आपके सामने है, मेरे सामने है, और तमाम दुनिया के सामने है। मेरा ख्याल है कि ये मामला मुझे जाती तौर के ऊपर यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आगे बढ़ेगा, और मैं आई जस्ट प्रे टू गॉड कि पाकिस्तान की जो वहदत है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे इंस्टीट्यूशंस की वहदत को कोई नुकसान ना पहुंचे, और हम विजडम के जरिए, सगैसिटी के जरिए इस मामले को हल करने में कामयाब हो जाए। विजडम तो रऊफ साहब नहीं नजर आ रहा, यही तो प्रॉब्लम है कि विजडम नहीं नजर आ रहा यहाँ पर, कि हाईएस्ट ऑफिस जो है, आईनी ऑफिस सबसे बड़ा जो है, उसकी अगर इस तरह से हुक्मदुली हो रही है सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, तो आगे हालात कैसे जाएंगे। मैं आपसे अगर ये पूछूं, ये जो हमारे जो चंद मखसूस सहाफी हैं जो कहते हैं जी आईनी बहरान पैदा हो गया, तो क्या वाकई आईनी बहरान पैदा हो गया? आईनी बहरान के पैदा होने का जिम्मेदार कौन है? अगर आप मुझे बड़ा एक ब्रीफ सा इसका आंसर दे दें तो।